सो यस, टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। देखो, हमने जो पीजीबीपी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने सैलरी इनकम निकालना सीख लिया, हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना सीख लिया, हमने कैपिटल गेन की इनकम निकालना सीख लिया। अब कौन सी जो है वो कौन सा हेड बच जाता है? द लास्ट हेड इज अदर सोर्सेज का हेड जो है वो बच जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो निकालना सीखेंगे कि अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि हम ये सीखें कि कौन कौन सी इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि अदर सोर्सेज के अंदर जो है वो टैक्सेबल होती हैं। और सो हैविंग सेड दैट, मैं आपको जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो है वो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जो है वो आपको जो है वो क्या करना है, बस आपको जो है वो अच्छे से जो है वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन से जो है वो लेक्चर को जो है अच्छे से समझना है, सुनना है, और जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो आपको अच्छे से जो है वो सीखनी है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज समझो, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E जो है वो ये इसके प्रोविजन जो है वो ये बोलते हैं, अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है वो पेमेंट कर रही है, कोई भी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, और मतलब ऐसी कंपनी जो है वो पेमेंट कर रही है जो कि क्लोजली हेल्ड कंपनी है। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या है? जहाँ पर पब्लिक जो है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक इज़ नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक जो है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है जहाँ पर। अब पब्लिक जो है सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है का मतलब क्या है? या तो वो जो है वो कौन सी कंपनी है, या तो वो जो है वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। या तो वो कौन सी कंपनी हो गई? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। या तो वो प्राइवेट कंपनी है, या तो वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर मान लो इसने ऐसी कंपनी ने कोई पेमेंट करी है जहाँ पर पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कौन सी कंपनी ने पेमेंट करी है? प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने जो है वो कोई पेमेंट करी है। अब इस कंपनी ने पेमेंट कैसे करी है वो समझो। इस कंपनी ने जो है वो पेमेंट जो करी है वो कैसे करी है? वो लोन या फिर एडवांस के थ्रू करी है, बाय द वे ऑफ लोन और एडवांस के थ्रू जो है वो इसने ऐसी कंपनी ने जो है वो पेमेंट करी है। किसको पेमेंट करी है वो समझो। अगर किसी शेयर होल्डर को जो है वो पेमेंट करी है, लोन और एडवांस दे दिया, शेयर होल्डर जिसका जो है वो जिसका शेयर होल्डिंग जो है वो नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर है, वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर, मतलब ऐसे शेयर होल्डर को जो है वो लोन या एडवांस दे दिया है जिस शेयर होल्डर का जो है वो 10% या 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, और जो है वो 10% या 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल है। या फिर या फिर जो है वो या फिर जो है वो ऐसी कंसर्न या एंटिटी को दे दिया, या फिर एनी कंसर्न और एंटिटी जहाँ पर उस शेयर होल्डर का क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जहाँ पर उस शेयर होल्डर का शेयर होल्डर इन विच सच शेयर होल्डर हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% या 20% से ज़्यादा का शेयर है, 20% या 20% से ज़्यादा का शेयर है। तो जो कंपनी है जो कि जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब क्या है कि यार जहाँ पर ना लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ। अब जैसे प्राइवेट कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है भाई, मतलब जो है वो मतलब जान पहचान के लोग, रिलेटिव वगैरह जो है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, जहाँ पर पब्लिक का स्टेक नहीं लगा होता। एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जहाँ पर जो है जो यहाँ पर पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता, जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पर, उसी जो है वो क्लोजली हेल्ड कंपनी बोला जाता है। अगर उसने कोई भी पेमेंट करी है बाय द वे ऑफ लोन और एडवांस जो है वो दे दिया है, ऐसे शेयर होल्डर को जो है वो दे दिया लोन और एडवांस जिसका 10% या 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है या इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर ऐसी कंसर्न या एंटिटी के अंदर, या फिर ऐसी कंसर्न या एंटिटी, वो कंसर्न या एंटिटी फर्म, कंपनी, कुछ भी हो सकती है, ऐसी कंसर्न या एंटिटी के अंदर जो है वो दे दिया है जहाँ पर उस शेयर होल्डर का जो है वो क्या है, जहाँ पर उस शेयर होल्डर का जो भी शेयर होल्डर जिसका जो है वो वोटिंग शेयर जो है वो 10% या 10% से ज़्यादा है, उस कंसर्न का जो है वो उस कंसर्न या एंटिटी जिसके अंदर जो है वो उस शेयर होल्डर का जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब उस शेयर होल्डर जो है वो शेयर होल्डर उस कंसर्न और एंटिटी के अंदर कितना शेयर होल्ड कर रहा है? 20% और मोर जो है वो शेयर होल्ड कर रहा है।
तो वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। कितने एक्सटेंड तक जो है वो बन जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी के एक्सटेंड तक जो है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो ये जो है वो डीम्ड डिविडेंड बनेगा, बट किस एक्सटेंड तक बनेगा, टू द एक्सटेंड कंपनी के जो है वो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी तक वो जो है वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। सवाल उठता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के एक्सटेंड तक वो जो है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। तो अगर कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, ऐसे इन दोनों को जो है वो दिया है, या तो ऐसे, एंड वो जो है वो क्या कवर हो जाएगा, डीम्ड डिविडेंड के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा टू द एक्सटेंड जितने कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस होंगे उस एक्सटेंड तक वो जो है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। अब एक बात समझो, कंपनी जो है वो उस शेयर होल्डर को जो है वो पेमेंट नहीं करती, उस शेयर होल्डर को कंपनी जो है वो पेमेंट नहीं कर रही, या फिर जो है वो उस एंटिटी को भी नहीं कर रही, ना तो शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है ना तो एंटिटी को पेमेंट कर रही है अगर, बट वो पेमेंट जो है वो किसको कर रही है, कंपनी। यहाँ अभी अभी तो यहाँ पर कंपनी या तो इसको कर रही है या तो इसको कर रही है, बट अगर कंपनी जो है वो ना इसको कर रही है ना इसको कर रही है, थर्ड पर्सन को जो है वो पेमेंट कर रही है। बट वो जो थर्ड पर्सन को जो पेमेंट कर रही है वो किसके कहने पर जो है वो कर रही है, उस शेयर होल्डर के कहने पर जो है वो थर्ड पर्सन को पेमेंट कर रही है। तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी जो है वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा, वो भी डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। या तो वो जो है वो उस थर्ड पर्सन को कर रही है, वो थर्ड पर्सन जो है वो क्या कर देता है, वो जो थर्ड पर्सन है वो जो है वो पैसा दे देता है उस शेयर होल्डर वगैरह को जो है वो दे देता है। अब उस केस के अंदर भी वो जो है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। अब इसके अंदर एक और स्पेशल पॉइंट आ जाता है कि अगर मान लो बाद में वो जो है वो शेयर होल्डर जो है वो लोन और एडवांस का रीपेमेंट भी कर देता है, तब भी वो जो है वो इररेलेवेंट है, तब भी वो इररेलेवेंट बात हो जाएगी। एक बार भी कंपनी ने जो है वो लोन और एडवांस दे दिया तब भी वो जो है वो क्या बन जाता है, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाता है। बाद में कभी भी वो जो है वो रीपेमेंट करे वो इररेलेवेंट सी बात है। अब यहाँ पर जो है वो शेयर होल्डर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जो है वो सिर्फ इंडिविजुअली हो, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है ना, वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको, यहाँ पर मैंने आपको जो है वो 3 स्पेशल पॉइंट जो है वो समझाए। 3 स्पेशल पॉइंट जो है मैंने क्या समझाया, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर कैन बी एनी पर्सन। शेयर होल्डर जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। शेयर होल्डर जो है वो इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ, कुछ भी हो सकती है। शेयर होल्डर जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड बाद में कोई भी जो है वो रीपेमेंट जो है वो हो रहा है लोन का, वो इररेलेवेंट सी बात है। रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांस इज इररेलेवेंट। रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांस इज इररेलेवेंट। लोन और एडवांस का रीपेमेंट बाद में हो रहा है तो वो इररेलेवेंट है। शेयर होल्डर कैन बी एनी पर्सन, रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांस इज इररेलेवेंट। और तीसरा आ जाता है मेरे पास में, अगर कोई भी पेमेंट कंपनी ने करी है कोई भी पेमेंट ऑन और फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, ऑन और फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए जो है वो करी है, किसके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, उस शेयर होल्डर के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए, उस शेयर होल्डर के इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए जो है वो क्या करी है, पेमेंट कर दी है। मतलब डायरेक्टली इनको नहीं करी, किसी थर्ड पर्सन को कर दी जिनमें बेनिफिट जो है वो इनका था। वो पॉइंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ। कोई भी पेमेंट जो है वो करी है कंपनी ने ऑन द ओन और बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीम्ड डिविडेंड। अब इसे क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझ के चलते हैं। अब जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड। ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या है, एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी के जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितने हैं, इस कंपनी के जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कितने हैं, 10 लाख के हैं। इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस कितने मैंने बताया, 10 लाख के हैं। अब अगर मान लो ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो दे रही है, किसको दे रही है, मिस्टर ए को जो है वो दे रही है। मिस्टर ए को जो है नहीं, मिस्टर जो है वो आप मान के चलो रामू नाम का ये पर्सन है, रामू नाम के पर्सन को जो है वो क्या कर रही है, वो लोन एंड एडवांसेस जो है वो दे रही है। तो ये जो कंपनी है कैसे जो है पेमेंट कर रही है, लोन और एडवांस जो है वो दे रही है रामू को। और ये जो रामू है इसका क्या है, इस रामू का जो है वो 10% या 10% से ज़्यादा का वोटिंग, 10% या 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसके अंदर, कौन सी कंपनी के अंदर, ए प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है वो 10% या 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा, ये डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आ जाता है किसके हैंड में जो है वो ये डीम्ड डिविडेंड बनेगा, क्या ए प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में जो है वो ये डीम्ड डिविडेंड बनेगा या रामू के हैंड में डीम्ड डिविडेंड बनेगा। तो ये रामू के हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। बेसिकली हमारे को ये सोचना पड़ेगा ये लोन एंड एडवांस जो है वो किसको मिल रहा है, तो ये लोन एंड एडवांस जो है वो रामू को मिल रहा है, तो ये डीम्ड डिविडेंड जो है किसके हैंड में बन जाएगा, रामू के हैंड में बन जाएगा। तो ये टैक्सेबल किसके हैंड में हो जाएगा, रामू के हैंड में जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये जो है वो डीम्ड डिविडेंड किसी हैंड में बन जाएगा, रामू के हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, रामू के हैंड में, शेयर होल्डर के हैंड में जो है टैक्सेबल होगा। कोई सा भी डिविडेंड हो वो जो है टैक्सेबल किसके हैंड में होगा, शेयर होल्डर के हैंड में ही जो है वो टैक्सेबल होगा। अब ए जो प्राइवेट लिमिटेड है वो जो है वो लोन जो है वो रामू को नहीं दे रही, वो ए एंड कंपनी को जो है वो दे रही है। ए एंड कंपनी क्या है, एक फर्म है। ए एंड कंपनी क्या है, फर्म है। ए एंड कंपनी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है। मतलब ये जो है वो क्या कर रही है, ये इसको जो है वो मतलब इसको लोन एंड एडवांस नहीं दे रही। ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसको दे रही है, लोन एंड एडवांस जो है वो ए एंड कंपनी जो है वो ए एंड कंपनी को दे रही है। ए एंड कंपनी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। और ए एंड कंपनी के अंदर जो है वो रामू का क्या है, ए एंड कंपनी के अंदर रामू का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ए एंड कंपनी के अंदर रामू का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उस जो है वो ए एंड कंपनी के अंदर रामू का जो है वो क्या है, 20 और मोर PSR है। कंपनी के उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर रामू का जो है वो क्या है, रामू का 20% और मोर का PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो ये जो लोन एंड एडवांस जो है वो दिया, ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। ये भी डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। ये भी डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ किसके हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड बनेगा। ये मत कह देना कि वो ए एंड कंपनी के हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड बन जाएगा। वो ए एंड कंपनी के हैंड में डीम्ड डिविडेंड नहीं बनेगा, वो रामू के हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड बनेगा। वो किसके हैंड में डीम्ड डिविडेंड बनेगा, रामू के हैंड में डीम्ड डिविडेंड बनेगा। तो देखो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो शेयर होल्डर के हैंड में जो है डीम्ड डिविडेंड जो है बनेगा, और किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर यहाँ पर कौन है, रामू। तो रामू के हैंड में जो है डीम्ड डिविडेंड बनेगा और उसी के हैंड में जो है टैक्सेबल होगा। अब जो है वो जो ए प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो वो रामू को दे रही है, ना तो वो ए एंड कंपनी जो है वो उसको दे रही है। अब जो है वो यहाँ पर वो क्या कर रही है, ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसको दे रही है, लोन एंड एडवांस मिस्टर सी को दे रही है। मिस्टर सी कौन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को जो है वो क्या दे रही है, लोन एंड एडवांस जो है वो दे रही है। लोन एंड एडवांस ऑन और बिहाफ ऑफ मिस्टर ए के बिहाफ पर जो है वो लोन एंड एडवांस जो है वो दे रही है। किसके कहने पर जो है वो लोन एंड एडवांस जो है वो दे रही है, ये कंपनी किसके कहने पर वो जो है वो लोन एंड एडवांस दे रही है, ये रामू के कहने पर जो है वो दे रही है। ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर राम ऑन द बिहाफ ऑफ रामू, रामू के कहने पर वो जो है वो लोन एंड एडवांस जो है वो दे रही है। तो ये भी जो है वो क्या बन जाएगा, ये भी जो लोन एंड एडवांस जो है मिस्टर सी को दिया है वो क्या बन जाएगा, डीम्ड डिविडेंड जो है वो बन जाएगा। किसके हैंड में बन जाएगा, क्या सी के हैंड में बन जाएगा, नहीं, रामू के हैंड में जो है वो डीम्ड डिविडेंड जो है वो बनेगा। अब एक और केस आ जाता है जहाँ पर ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, मिस्टर सी को जो है वो लोन एंड एडवांस दे रही है, लेकिन जो है वो मिस्टर ए के कहने पर नहीं दे रही, मिस्टर रामू के कहने पर नहीं दे रही, मिस्टर रामू के कहने पर नहीं दे रही। जो है वो ए प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसके मतलब जो है वो उसके जो है वो मतलब मिस्टर रामू के कहने पर नहीं दे रही, बट मिस्टर जो है सी जो है वो बाद में उस लोन एंड एडवांस को जो है वो क्या कर देता है, मिस्टर रामू को दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए प्राइवेट लिमिटेड ने मिस्टर सी को दिया एंड मिस्टर सी ने जो है वो क्या करा, उस लोन एंड एडवांस को जो है वो क्या कर दिया, रामू को दे दिया। तो ये जो वो लोन एंड एडवांस जो रामू को देगा, ये भी डीम्ड डिविडेंड जो है वो माना जाएगा। किस एक्सटेंट तक जो है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के एक्सटेंट तक वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो जितने रिजर्व एंड सरप्लस होंगे उतने तक ही माना जाएगा। जैसे मान लो अगर कंपनी ने लोन एंड एडवांस जो है वो दिया होता 8 लाख का, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस बताओ कितने हैं, 10 लाख के, तो बताओ लोन एंड एडवांस जो है कितना माना जाएगा। तो उस केस में लोन एंड एडवांस जो है वो 8 लाख ही माना जाएगा। मान लो 10 लाख देती तो कितना जो है वो लोन एंड वो डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाता, कितना डीम्ड डिविडेंड माना जाता, तो 10 लाख ही माना जाएगा। और क्योंकि एक्सटेंट है रिजर्व एंड सरप्लस के, अगर मान लो 12 लाख का जो है वो लोन एंड एडवांस दिया होता, तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है 12 लाख का जो है वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि कंपनी ने जो है वो मतलब माना जाएगा कि डीम्ड डिविडेंड जो है वो क्या है, 10 लाख ही है। अब एक बात समझो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये डीम्ड डिविडेंड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड, नॉन एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है वो कहाँ पर ये जो है वो नहीं अप्लाई होता। सबसे पहला, अगर मान लो जो लोन एंड एडवांस है, अगर लोन एंड एडवांस जो है वो कंपनी ने जो है वो दिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर जो वो लोन एंड एडवांस है
वो कंपनी ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है। अब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि कंपनी का काम ही है लोन एंड एडवांस देने का, अगर तो उस केस के अंदर वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा, तो उस केस के अंदर वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। दूसरा आ जाता है हमारे पास में ट्रेड एडवांस, दूसरा आ जाता है हमारे पास में ट्रेड एडवांस, या फिर आप जो है वो बोल लो कि कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कंपनी ने जो है वो लोन एंड एडवांस जो है वो दिया। अब क्यों दिया है कंपनी ने लोन एंड एडवांस, वो समझो। कंपनी ने जो है वो लोन एंड एडवांस जो है वो इसीलिए दिया है ताकि वो जो शेयर होल्डर है वो बाद में जो है वो उनके क्रेडिटर्स वगैरह को पेमेंट वगैरह कर दे, या फिर कंपनी के लिए जॉब वर्क वगैरह करा दे। तो क्या वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? द आंसर इज नो, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो जब भी ट्रेड एडवांस जो है वो दिया जाता है वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। अब आ जाता है इसके बाद में तीसरा आप देखो, लोन एंड एडवांस जो है वो कंपनी ने क्यों लोन एंड एडवांस दिया? लोन एंड एडवांस जो है वो कंपनी ने क्यों दिया? ताकि जो है वो, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी लोन एंड एडवांस जो है वो कंपनी ने क्यों दिया। कंपनी ने लोन एंड एडवांस जो है वो इसीलिए दिया क्योंकि शेयर होल्डर ने उसका कंपनी का कुछ बेनिफिट किया था। शेयर होल्डर ने कंपनी का कुछ बेनिफिट किया था, तो कंपनी ने क्या करा, इन रिटर्न जो है वो क्या कर दिया, लोन एंड एडवांस दे दिया। तो लोन एंड एडवांस जो है वो दिया इज गिवन इन रिटर्न टू द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू द कंपनी, जो भी कंपनी को बेनिफिट हुआ था बाय सच शेयर होल्डर की वजह से कोई भी जो है वो क्या हुआ था, कोई बेनिफिट हुआ था, उसके बदले में जो है वो कंपनी ने क्या करा, लोन एंड एडवांस जो है वो दे दिया। तो बताओ क्या वो जो है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? नहीं, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा अगर ऐसा कोई लोन एंड एडवांस दिया होगा जहाँ पर जो है वो पहले तो बेनिफिट जो है वो दिया था, शेयर होल्डर ने जो है वो कोई बेनिफिट किया था कंपनी को, ठीक है। अब कंपनी ने इन रिटर्न क्या कर दिया, लोन एंड एडवांस जो है वो दे दिया उस शेयर होल्डर को। तो क्या वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? द आंसर इज नो, वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल जो है वो लेके चलो, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करके कंपनी को लोन दिलाया है। अगर मान लो जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करके कंपनी को लोन दिलाया है। अब वो कहाँ से लोन दिलवाया है? उसने जो है वो लोन दिलाया, बैंक से लोन दिलवाया है। अब कंपनी जो है मिस्टर ए को जो है वो उस बेनिफिट के जो है वो बदले में क्या बेनिफिट मिला था कि कंपनी का उसने जो है वो शेयर होल्डर ने जो है वो कंपनी को जो है वो लोन वगैरह दिलवाया था। अब उसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, उसके बदले में कंपनी जो है वो क्या कर रही है, उस शेयर होल्डर को जो है वो लोन और एडवांस जो है वो दे रही है। तो क्या वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? द आंसर इज नो, वो डीम्ड डिविडेंड जो है वो नहीं माना जाएगा। पर हमारा ये जो है वो नहीं, नोट से भी जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो खत्म हो जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।